तो गुड इवनिंग नमस्ते स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आयरन का निष्कर्षण। निष्कर्षण क्या होता है आयरन का? आयरन का जो अयस्क होता है, आयरन का जो ओर होता है, उस ओर से आयरन को प्राप्त करना, इसको कहा जाता है आयरन का निष्कर्षण। आयरन के अयस्क से आयरन को प्राप्त करना या शुद्ध लोहा को प्राप्त करना आयरन का निष्कर्षण कहलाता है। और इस निष्कर्षण के लिए हम एक विशेष प्रकार के भट्टी का यूज करते हैं जिसका नाम है वात्या भट्टी। ठीक है, तो वात्या भट्टी अक्सर एग्जाम में आ जाता है, इस वजह से इस टॉपिक को मैं पढ़ा दे रहा हूँ। इस टॉपिक को पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शंस हैं। तो उन रिएक्शंस को मैं थोड़ा सा इजीली समझाना चाहता हूँ, इसलिए टॉपिक को ले रहा हूँ। छोटा सा ये टॉपिक है, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अयस्क क्या क्या है। तो आयरन के बहुत सारे अयस्क मैं पहले अपने लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो उसमें से एक है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O4, राइट। Fe2O4, सॉरी Fe3O4, Fe3O4, ये है मैग्नेटाइट का फॉर्मूला। उसका जो हेमेटाइट है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। मैग्नेटाइट में क्या है, एक आयरन ज्यादा है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है। यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, पर टैपिंग में कर नहीं पाया, 3 नीचे और 4 नीचे है, इसको समझ लेना, इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक होता है सीडेराइट जो कि है Fe2CO3, Fe2CO3। अब ये इसके अयस्क हैं, यानी कि इनसे हमको शुद्ध लोहा प्राप्त करना है। तो यह निष्कर्षण वात्या भट्टी में क्या था, ये सब पॉइंट्स को पढ़ लो। ऊंचाई कितनी होती है वात्या भट्टी की? 25 से 60 मीटर, बहुत ऊंचा होता है। व्यास कितना होता है? 10 मीटर लगभग व्यास होता है। ठीक है, एक अनुमान से हम लोग समझे कि हमारा जो छत होता है उतना वात्या भट्टी का चौड़ाई होता है, व्यास होता है, राइट। उसके बाद ये जो वात्या भट्टी होता है, इसके बाहर की तरफ इस्पात यानी कि स्टील के दीवार होते हैं बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ अग्निसह ईंटों का अस्तर लगा होता है। अग्निसह अस्तर मतलब, अग्निसह ईंटों का अस्तर का मतलब होता है फायर प्रूफ। फायर प्रूफ मतलब आग से जो सुरक्षित रख सके अपने आप को, उसको फायर प्रूफ बोलते हैं। उसका ईंट का बना होता है। अब देखो आयरन अयस्क चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है? ये ऊपर में जो मटेरियल हम लोग डालते हैं भट्टी में, देखो साइड में एक पिक्चर दिख रहा होगा सभी को। तो हम लोग इस ऊपर से जो जो मटेरियल डालते हैं इस भट्टी के अंदर में, उन मटेरियल को एक साथ कहा जाता है चार्ज। तो चार्ज के रूप में यहाँ पे देखो दिख रहा है, अलग से बड़ा पिक्चर भी आगे आएगा। फिलहाल यहाँ से देख लो कि यहाँ पे ओर है, ओर यानी कि अयस्क, ये वाला। इनमें से कोई भी अयस्क हो सकता है। जनरली हेमेटाइट का यूज करते हैं क्योंकि हेमेटाइट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन हमको मिलता है, इस वजह से हेमेटाइट का यूज करते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक हो गया हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ में लाइम स्टोन भी हम लोग डालते हैं। लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर। ठीक है, चूने का पत्थर लिखा है। चूना पत्थर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को बोला जाता है लाइम स्टोन। साथ में इसके साथ कोक होता है। ये कोक मतलब कोका कोला वाला नहीं है, कोक का मतलब कोयला है। ठीक है, कोल है समझ लो। एक सही अनुपात में कोक, कोल और होपर की व्यवस्था से, ये होपर होती है, मान के चलो ऊपर का जो हिस्सा होता है, इसकी व्यवस्था से इसको नीचे डाला जाता है। तो ये जो ग्रे कलर का मटेरियल है, आप लोग देख सकते हैं वो नीचे गिर रहा है इस तरह से। ये नीचे गिर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। ये मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ओके, अब हम लोग समझते हैं आगे क्या होता है। 600 डिग्री सेल्सियस, मैंने जो यहाँ पे टेम्परेचर यूज किया है वो हमेशा सेंटीग्रेड में, डिग्री सेल्सियस में यूज किया है। आप अगर किताब से पढ़े होंगे या पढ़ते हैं तो उसमें हो सकता है केल्विन में भी दिया हुआ। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में 273 का अंतर होता है। तो उस अंतर को ध्यान देना, जो भी है दोनों सही है। आप चाहे डिग्री सेल्सियस में पढ़ो चाहे केल्विन में पढ़ो। मैं यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में पढ़ा रहा हूँ। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, तापमान पर पहले गर्म हवा को पाइप के द्वारा, जिन्हें ट्यूयर कहा जाता है, नाम क्या है, ट्यूयर है, इसमें भट्टी में भेजी जाती है। तो ये देखो, ये भट्टी में भेजी जा रही है ट्यूयर के माध्यम से। ये रहा, ये अंदर जा रहा है एयर यहाँ से और इस वाले जगह से। ठीक है, इन दोनों जगह से इस ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्टी के अंदर में गर्म हवा भेजा जा रहा है। ठीक है, तो दो चीज यहाँ पे ध्यान दो। क्या दो चीज ध्यान देना है? पहला चीज, जो चार्ज है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। चार्ज, चार्ज कहाँ जा रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ। चार्ज में क्या क्या है? अपना आयरन का जो भी ओर है, इनमें से कोई भी ओर है, साथ में लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है, साथ में कोक है। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों मिलाते हैं सब आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, और नीचे से ऊपर कुछ चीजें जा रही है।
नीचे से ऊपर कौन जा रहा है? गर्म हवा जा रहा है। तो नीचे से ऊपर गर्म हवा जा रहा है और ऊपर से नीचे कौन आ रहा है? ये जो ओर है वो आ रहा है। अब इसके साथ सभी दुनिया भर का रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद यह नीचे में देखो ब्लू कलम दिख रहा है, मोल्टेन आयरन लिखा हुआ है। तो ये मोल्टेन आयरन यानी कि पिघला हुआ जो आयरन है वो हमको शुद्ध लोहा के रूप में इधर मिल जाएगा और एक स्लैग मिलेगा, ठीक है, धातुमल, वो मिल जाएगा हमको अलग से। हालांकि इसमें लिखा गलत है, जो ऊपर रहता है वो स्लैग रहता है, मोल्टेन आयरन जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए था। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इस चित्र में, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, मान के चलो कि ये मोल्टेन आयरन आयरन नहीं है ये वाला, ये स्लैग है। तो स्लैग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पे और दूसरी जगह पिग आयरन, ये देखो पिग आयरन यहाँ पे इकट्ठा हो गया। पिग आयरन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। ये फफोले के रूप में रहता है, इसको फफोलेदार आयरन भी बोला जाता है। तो पिग आयरन क्या होता है, 1-2 नंबर का आ सकता है। चलो आगे अब डिटेल से आगे देखते हैं। इतना आई होप समझ में आ गया। एक जनरल पिक्चर के थ्रू मैंने बता दिया। शॉर्ट में क्या है कि ये एक वात्या भट्टी का डायग्राम है, लगभग 10 मीटर इसकी चौड़ाई है, विड्थ है ये कितना है, 10 मीटर, और इधर स्टील है, बाहर की तरफ स्टील है और अंदर की तरफ अग्नि सह ईंटों का अस्तर लगा हुआ है। और क्या है, चार्ज ऊपर हम लोग डाल रहे हैं तो नीचे की तरफ खिसक रहा है धीरे धीरे, और नीचे से हम लोग गर्म हवा दे रहे हैं जो कि ऊपर की तरफ रो कर रहा है। अब ये गर्म हवा और चार्ज के बीच में रिएक्शन होते जाएगा और ये चीजें आयरन यहाँ से बनते जाएगा, उस आयरन को हम लोग निकालते जाएंगे। साथ ही स्लैग बनेगा, धातुमल जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो धातुमल को भी अलग कर लेंगे। धातुमल जो होता है वो लोहा के ऊपर ऊपर तैरते रहता है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना असल में धातुमल है। धातुमल मतलब मल, धातु का मल, यानी कि जो वेस्ट है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है सॉलिड वेस्ट, अगर दिख रहा होगा तो सॉलिड वेस्ट। और यहाँ पे पिग आयरन हम लोग को शुद्ध लोहा जो पिंक कलर का है वो हमको मिलता है। चलिए क्या क्या होता है समझते हैं एक बार। देखो एक और पिक्चर दिख रहा है, इसमें क्लियर दिखेगा सबको। तो ओर के रूप में हमारा क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट है अगर तो Fe3O4 होगा। हेमेटाइट भी हो सकता है, अगर हेमेटाइट है तो Fe2O3 होगा। लाइम स्टोन साथ में है। लाइम स्टोन में क्या होता है, लाइम स्टोन मतलब मैं बता दिया था कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग इसके साथ इसलिए मिलाते हैं क्योंकि जो आयरन का ओर होता है ना उसमें सिलिका का SiO2 का अशुद्धि होता है, सिलिका का अशुद्धि होता है इस ओर में। ये जो ओर है अयस्क है, इसमें SiO2 यानी कि सिलिका का अशुद्धि होता है। तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन मिलाया जाता है। साथ में कोक। कोक क्यों मिलाते हैं, क्योंकि इस ऑक्सीजन का अपचयन हो सके या ऑक्सीजन निकल सके तो शुद्ध आयरन हमको मिले, इसलिए कोक मिलाते हैं, यानी कि कार्बन। कोक मतलब क्या है, कार्बन। तो ये सभी आपस में अभिक्रिया करेंगे और नीचे से क्या हो रहा है, हॉट एयर जा रहा है। बेसिकली हॉट एयर का मतलब यह है कि इसमें ऑक्सीजन ही होता है, ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ जा रहा है बेसिकली। हालांकि इधर जाके CO और CO2 बन जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं, कई सारे पिक्चर्स है मेरे पास, ये देखो ये और भी पिक्चर है, एक ये भी है देख लो। इसमें क्या हो रहा है, बार बार ये जो रॉ मटेरियल है यानी कि जो अयस्क है वो आ रहा है, देखो ये ऊपर ये कन्वेयर बेल्ट से आ रहा है और नीचे ये जाते जा रहा है। फिर यहाँ पे 2 ट्रॉली आ रहा है, देखो इस ट्रॉली में जहाँ मेरा कर्सर है फिलहाल, इसमें स्लैग जा रहा है। स्लैग ऊपर की तरफ होता है और ये जो नीचे वाला है पिंक वाला, ये देखो अभी जो आया ट्रॉली, इससे शुद्ध जो लोहा है जिसको पिग आयरन बोलते हैं वो जा रहा है इधर। इधर फिर से ये देखो आते जा रहा है, ये नीचे गिर रहा है और इधर से नीचे से ऊपर की तरफ इससे हॉट एयर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है ये वाला हॉट ब्लास्ट एयर, यहाँ भी लिखा है। इस रास्ते से हॉट एयर अंदर प्रवेश करता है और ऊपर की तरफ बढ़ना चालू करता है और यहाँ से नीचे तो गिर रहा है ये वाला, तो नीचे जब गिर रहा है ना उसको ऑक्सीकृत करते हुए चलता है, सबको ऑक्सीडाइज करते हुए चलता है। क्या क्या रिएक्शन होगा इसमें भी हम लोग देख सकते हैं। देखो एग्जॉस्ट, सब बहुत सारा पिक्चर मैंने डाला हुआ है ताकि सब क्लियर हो जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो। आई होप सब लोग प्रोसेस समझ गए। अब आ गया फाइनली हमारा रिएक्शन का टाइम। तो रिएक्शन में देखो क्या है, जो Fe2O3 है, जो Fe2O3 है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है Fe3O4, ठीक है। अभी जो Fe3O4 है वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, FeO बनाता है। चलो मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है, मैं अपने से रिएक्शन बना के समझाता हूँ। मोटा मोटे मान लो ये एक ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, ये एक ब्लास्ट फर्नेस है। अब यहाँ से हम लोग मटेरियल डाल रहे हैं और इधर से ऑक्सीजन जा रहा है, फिलहाल ऑक्सीजन जा रहा है। तो जो ऑक्सीजन है सबसे पहले क्या करता है, कोक यानी कि कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है।
और कार्बन के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो, ये रिएक्शन पहले हो रहा है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और ये जो रिएक्शन है वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इस जगह के आसपास हो रहा है। लगभग 500 से 600 के आसपास में यह अभिक्रिया होता है। यहाँ पे देखो लिखा भी होगा 600 डिग्री तापमान पर गर्म हुई जो हवा है वो पाइप के द्वारा, जिन्हें ट्यूयर कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूयर कहते हैं, ट्यूयर के द्वारा ऊपर भेजा जाता है। और जैसे ही ऊपर जाता है सबसे पहले यह अभिक्रिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है फिर से क्या होता है, कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है। ये बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है और ये दो ठो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बन गया अपना, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब आगे जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड सभी से अभिक्रिया करेगा। ठीक है, आगे किससे अभिक्रिया करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी जो बच गए उनसे अभिक्रिया करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड दिख रहा है, वो किससे अभिक्रिया कर रहा है, Fe2O3। Fe2O3 क्या है, अयस्क है। ठीक है, तो अयस्क के साथ अभिक्रिया करेगा, देखो Fe2O3 ये अभिक्रिया कर दिया किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और अभिक्रिया करके ये बना लेता है Fe3O4। ठीक है, Fe3O4, इसको ऐसा समझ लेते हैं 3Fe2O3 और ये बना रहा है 2Fe2O4 प्लस ये बना लेगा फिर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये रहा, ये रिएक्शन हो गया। अब फिर से दूसरा रिएक्शन, ये जो Fe3O4 बना है वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। ये जो बना हुआ है ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, मैंने बताया ना, ये दोनों आपस में फिर से अभिक्रिया करेंगे। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना टो आयरन है, 3 टो है, तो यहाँ पे 3FeO बन जाएगा और यहाँ पे CO2 निकल जाएगा वापस, फिर से CO2 निकल गया। अभी खत्म नहीं हुआ है कुछ भी। अब ये जो FeO है, फिर से ध्यान से देखते रहो, ये जो FeO है वो फिर से अभिक्रिया करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe प्लस CO2 में। और हमको यही तो चाहिए था, शुद्ध Fe चाहिए था। इसी को हम लोग बोलते हैं पिग आयरन। क्या नाम है, ये जो आयरन है इस आयरन को हम लोग बोलते हैं पिग आयरन। पिग आयरन क्यों बोलते हैं, हिंदी में इसको फफोलेदार भी बोल देते हैं, फफोलेदार। तो एक बार पढ़ाया भी हमें। तो फफोलेदार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा आयरन रहता है ना उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले पाए जाते हैं, बबल्स पाए जाते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है तो उस स्थान पे थोड़ा गड्ढा गड्ढा टाइप का रह जाता है, स्पेस रह जाता है, फफोला पड़ा टाइप का रह जाता है। इसलिए इस आयरन को पिग आयरन या फिर फफोलेदार आयरन कहा जाता है। देखो कई सारे रिएक्शंस हैं, आप लोग चाहें तो इस वाले स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट ये रिएक्शन से शुरू कर सकते हैं चाहें तो, और अगर करना है तो कर भी सकते हैं यहाँ से भी, नो प्रॉब्लम। अगर बन रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, पर नहीं बन रहा है तो एक स्टेप को स्किप कर सकते हैं। देखो पहले तो यही होगा, जो यहाँ से नीचे से ऑक्सीजन जा रहा है वो क्या करेगा, सबसे पहले कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर से कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। हमारे पास दोनों चीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बस ये दोनों प्राप्त करना था, इसलिए ये रिएक्शन बताया। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, हेमेटाइट के साथ, और उसको कन्वर्ट कर दिया मैग्नेटाइट में। ये देखो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट बता चुका हूँ, ये मैग्नेटाइट है Fe3O4 वाला और हेमेटाइट Fe2O3, राइट, इसमें कन्वर्ट कर दिया। मैग्नेटाइट को किस में कन्वर्ट कर, हेमेटाइट को किस में कन्वर्ट कर दिया, मैग्नेटाइट में। अब ये जो मैग्नेटाइट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करके ये आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो आयरन ऑक्साइड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है, ये पिग आयरन। ये जो अभिक्रिया है लगभग 1000 टेम्परेचर के, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास ये रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो यहाँ पे होता है, इस जगह के आसपास, समथिंग हियर, 1000 के आसपास ना। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया रहता है, पर जनरली जो आयरन रहता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो 1000 के आसपास का होता है, 900 डिग्री 1000 के आसपास होता है। और इस अवस्था में क्या होता है, ये जो लोहा है ना वो पिघली अवस्था में रहता है, तभी तो यहाँ पे फफोला पड़ा है ना। ये कौन सी अवस्था में रहता है, घुलित अवस्था या पिघली अवस्था में रहता है। और जब ये पिघली हुई अवस्था में रहता है तो ये जो आयरन है अपने साथ छोटे छोटे कुछ एटम, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, समटाइम मैग्नीज हो गया, इन छोटे छोटे एटम को भी, परमाणुओं को भी घोल लेता अपने साथ और घोल के रखता है।
और इसी कारण से हम ये कार्बन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से एडजस्ट मतलब हम लोग कार्बन की मात्रा बढ़ा के या घटा के आयरन के क्वालिटी को हम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा भंगुर वाला चाहिए कि ज़्यादा ठोस वाला चाहिए कि मुलायम वाला लोहा चाहिए, कैसा वाला स्टील चाहिए हमको, कैसा वाला लोहा चाहिए हमको, उसके हिसाब से हम उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो ये घुल जाता है आयरन के साथ में। यहाँ पे क्लियर भी होगा, देखो यहाँ पे लिख रहा है आयरन मेल्ट्स एंड डिजॉल्व कार्बन, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, राइट। साथ में मैग्नीज, क्रोमियम वगैरह भी हो सकता है, जो भी हम लोग मेटल इसके साथ घुलना चाहेंगे वो घुल जाएगा। ये सब लिखा हुआ है। ये लगभग 1570 केल्विन लिखा हुआ ना, केल्विन लिखा, राइट। तो मैं बात कर रहा हूँ डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड में 1100 के आसपास मैंने बात किया था, तो ये लगभग उतना ही आता है। ओके, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आगे देखते हैं। ये कौन सी अवस्था में रहेगा? घुलित अवस्था में। इसका नाम क्या है? पिग आयरन या फिर फफोलेदार। क्यों बोलते हैं? एक बार आया था, क्यों बोलते हैं पिग आयरन, कैसे मिलता है और क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ में ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो गैस है भाई, और गैस तो बाहर निकलेगा। जब इससे बाहर निकलता है तो फफोला उसका जगह रिक्त रह जाता है, और यहाँ बाहर निकलने के लिए टॉयर भी रहता है। फिर से एक और एग्जॉस्ट गैसेस, ये देखो ये एग्जॉस्ट गैसेस कौन कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, यही यही गैस है। ये बार बार सबको रिड्यूस कर रहा है और निकल भी जा रहा है, देखो निकल भी जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब देखो हम लोग एक और चीज डाले थे यहाँ पे, क्या डाले थे? लाइम स्टोन डाले थे। लाइम स्टोन क्यों डाले थे? ताकि ये जो सिलिका है ना हमारे पास, इसको भाई दूर कर सके। सिलिका को कैसे दूर करता है? देखो जब लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या होता है, जो लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो मैंने बताया था जो सिलिका की अशुद्धि है उसको दूर करता है। तो वो क्या करता है, जो अपना सिलिका है उसके साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम सिलिकेट में, SiO3 में, यानी कि इसका एक ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, तो ये जो CO3 था वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, यानी कि SiO3 प्लस CO2। ये CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये जो है वो स्लैग के रूप में नीचे बैठ जाएगा, स्लैग के रूप में। तो हमारा जो वात्या भट्टी है उसमें मैंने बताया था 2 लेयर बनता है। सबसे जो नीचे का लेयर रहता है वो तो पिग आयरन का होता है, तो इसके ऊपर में ये जो स्लैग है वो जमा होता है, इसके ऊपर में यहाँ पे ये जो स्लैग है वो जमा होता है। तो स्लैग को भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से, ये आप लोग को दिख रहा है, ये स्लैग वाला है, ऊपर में जमा हुआ है, ये स्लैग के रूप में बाहर निकल जाता है, ये रहा ट्रॉली से, और ये नीचे में आयरन है जो कि इस ट्रॉली से बाहर निकल जा रहा है। तो जो स्लैग है वो ऊपर तैरते रहता है, आयरन के ऊपर ऊपर तैरते रहता है, इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। और पिग आयरन जो नीचे बैठ रहता है इसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। इस तरह से दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ क्या क्या हो रहा है। हम लोग ये जो ओर्स हैं Fe2O3, Fe3O4, CO, कार्बन, इन सबको इधर इंसर्ट करते हैं, चार्ज करते हैं। तो ये क्या होता है, वो नीचे आता है, इधर नीचे की तरफ आता है, और जब नीचे आता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन आते रहता है, और ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर आता है, जो कि कार्बन के साथ अभिक्रिया करके बना चुका होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करते हैं, इन सबको बारी बारी से रिड्यूस करना चालू करते हैं, और बारी बारी से रिड्यूस करते हैं तो ये सब अभिक्रिया होते हैं। जो Fe2O3 होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाएगा, फिर Fe3O4 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके FeO बनाएगा, फिर FeO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके Fe बनाएगा, जिसको हम लोग पिघला आयरन, पिघली हुई अवस्था में रहता है इसलिए पिघला आयरन, पिग आयरन या स्पॉन्जी आयरन बोल देते हैं, या फफोलेदार आयरन, इतना सारा इसका नाम है, ये सब बोल देते हैं। अब ये जो हमारा आयरन है इसमें ये जो ओर होता है, अयस्क होता है, उसमें सिलिकेट का या सिलिका का अशुद्धि होता है, इसको दूर करने के लिए हम लोग लाइम स्टोन डालते हैं। तो ये लाइम स्टोन अभिक्रिया करके स्लैग बना लेता है, ये स्लैग नीचे बैठ जाता है पिग आयरन के ठीक ऊपर में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर देता है। इस तरह से हमको शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है, और शुद्ध लोहा प्राप्त करना यही हमारा उद्देश्य था वात्या भट्टी के माध्यम से। बस इतना ही पढ़ना था आज के लेक्चर में। दैट्स इट। आई होप आप लोग सब लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू।